दोस्तों ईयर 1914, जब एक 8 साल का बच्चा जापान के एक गांव में खेल रहा था, तभी इसने 4 पहियों पर चलती एक मशीन देखी। ये फोर्ड का मॉडल टी था, जिसको देखकर ये बच्चा बहुत ज्यादा हैरान हुआ। यही वो दिन था जब इस 8 साल के बच्चे को गाड़ियों और मैकेनिकल पार्ट से पहली बार लगा हुआ था। दोस्तों इसका नाम सुचाइरो होंडा था और किसी को मालूम नहीं था कि आने वाले कुछ ही वक्तों में इसका नाम हमें हर छोटी बड़ी गाड़ी पर देखने को मिलेगा। दोस्तों 1906 जापान के एक छोटे गांव में सुचाइरो होंडा की पैदाइश हुई। इनके वालिद लोहे का काम करते थे और पार्ट टाइम में वो साइकिलें रिपेयर किया करते थे। होंडा के 5 बहन भाई पहले ही मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मर चुके थे, लिहाजा इसके माँ बाप को अपने इस बच्चे से काफी उम्मीदें थी। लेकिन होंडा को पढ़ाई में बिल्कुल भी लगाव नहीं था। अलबत्ता अपने बाप के साथ साइकिल रिपेयर करने में होंडा को ज्यादा दिलचस्पी थी। दोस्तों जब होंडा 16 साल का हुआ तो उसने न्यूज़पेपर में एक जॉब का ऐड देखा। 8 शिकाई नामी टोक्यो के इस ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन पर टेक्नीशियन चाहिए थे। होंडा ने कंपनी को जॉब के लिए लेटर लिखा और खुशकिस्मती की बात यह थी कि वहां से पॉजिटिव रिप्लाई आया। यही वो टाइम था जब होंडा अपना घर और स्कूल छोड़कर कमाने की आस लगाए टोक्यो रवाना हो गया। होंडा का ख्वाब तो तब टूटा जब वो टोक्यो में 8 शिकाई पहुंच गया था। कंपनी के मालिक ने होंडा से सफाई सुथराई का काम करवाना शुरू कर दिया और यहां तक कि इसको बेबी सेटिंग पर लगा दिया। अब सुचाइरो होंडा करता तो क्या करता। एक तरफ वो अपना घर और माँ बाप को छोड़कर निकला था और दूसरी तरफ इससे फालतू काम लिए जा रहे थे। इसको वापस अपने गांव जाने में शर्म आ रही थी क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को फेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यही वजह थी कि वो अगले कई महीनों तक वहीं आर्ट जॉब करने पर मजबूर रहा। कुछ ही महीनों के बाद आर्ट शिकाई के मालिक ने होंडा से वर्कशॉप के काम भी लेना शुरू कर दिए। होंडा को इस काम में शुरू से बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए वो चीजों को बहुत ही आसानी से समझ रहा था। सिर्फ चंद ही महीनों में वो हर तरह की गाड़ी और इनके पार्ट्स के बारे में काफी कुछ जान चुका था। इसी दौरान आर्ट शिकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार भी बनाई, जिसमें पहली गाड़ी आर्ट डेमलर और दूसरी कर्टिस थी। ये दोनों गाड़ियां यूज्ड इंजन्स को इस्तेमाल करके बनाई गई थी, जिन्होंने जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप 1924 में पहली पोजीशन भी हासिल की थी। होंडा अभी तक एक अच्छा मैकेनिक था, लेकिन इस रेस में वो ड्राइवर के साथ इंजीनियर के तौर पर बैठा था। यही वो इवेंट था जिसके बाद सुचाइरो होंडा ने मोटर स्पोर्ट्स को अपना रिलीजन बना दिया। अगले कई सालों तक वो आर्ट शिकाई में ही जॉब करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाता रहा। 1928 में सिर्फ 22 ईयर्स की एज में इसके मालिक ने अपनी एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया। यह ब्रांच जापान के शहर हमामात्सु में थी, जिसको चलाने की तमाम तर जिम्मेदारी होंडा को दी गई। होंडा ने आर्ट शिकाई की इस नई ब्रांच को 1 वर्कर से शुरू किया था और सिर्फ 2 ही सालों में 30 वर्कर्स तक पहुंचा दिया। वो अब एक ब्रिलियंट मैकेनिक और रेसिंग ड्राइवर। ये गाड़ी 120 किलोमीटर पर हार की स्पीड से चल सकती थी, जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये रिकॉर्ड अगले 20 सालों तक जापान का हाईएस्ट रिकॉर्ड बना रहा। आर्ट शिकाई के मालिक के दिल में होंडा की अहमियत मजीद बढ़ चुकी थी। वो अपना खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। दोस्तों 1936 में रेसिंग के दौरान होंडा का एक हौलनाक हादसा हो गया। इस एक्सीडेंट में इसकी जान तो बच गई, लेकिन इसका लेफ्ट आर्म फ्रैक्चर हो गया। इसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया और चेहरे पर कई जख्म आ चुके थे। अब ना वो मैकेनिक का काम कर सकता था और ना ही रेसिंग का। इसको अपनी जिंदगी यहीं खत्म होते दिखाई दे रही थी। कई महीनों के बाद जब वो दोबारा ठीक हुआ तो इसने आर्ट शिकाई के मालिक से रिक्वेस्ट की कि अब वो रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकता, बल्कि इसने आइडिया पेश किया कि क्यों ना वो अब स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए एक अलग कंपनी शुरू कर दें। आर्ट शिकाई के स्टेक होल्डर ने होंडा का ये आइडिया फौरन रिजेक्ट कर दिया। इनको ऑलरेडी प्रॉफिट्स मिल रहे थे और कोई भी नहीं चाह रहा था कि नया रिस्क लिया जाए। इस पर होंडा ने डिसाइड किया कि पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी वो अकेले ही खोलेगा। 1936 में 30 साल की एज में इसने अपने दोस्त के साथ मिलकर टुकाई सेकी हैवी इंडस्ट्री खोली और अपने दोस्त सुचाइरो काटो को इसका प्रेसिडेंट बना दिया। लेकिन होंडा के पास इस कंपनी को चलाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। वो दिन भर आर्ट शिकाई के लिए काम करता था, जबकि रात में अपनी नई कंपनी के लिए खुद इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश करता था। अगले कई महीनों तक वो इसी रूटीन पर चलता रहा, लेकिन इसको कोई भी कामयाबी नहीं मिल सकी। लगातार काम करने की वजह से होंडा कमजोर हो चुका था। एक के बाद एक नाकामी इसका रास्ता रोके बैठी थी।
1939 में 3 सालों की लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार वो एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो गया। अब इसने 8 शिकाई से जॉब छोड़ दी और फुल टाइम पिस्टन बनाने में लग गया। लेकिन इसको यह मालूम नहीं था कि इसके बनाए हुए पिस्टन में अभी भी कई फॉल्ट्स मौजूद हैं। इसने टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन ऑफर किए। टोयोटा ने 50 में से 47 डिजाइन रिजेक्ट कर दिए। ये खबर होंडा पर बिजली बनकर गिरी क्योंकि इसके पास अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इसने मुख्तलिफ कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए पूरे जापान के दौरे लगाना शुरू कर दिए। अलग अलग फैक्ट्रीज में गया, कार मैन्युफैक्चरर से मिला और अगले कई साल इसने मार्केट को समझने में लगा दिए। इसके बाद होंडा ने एक बार फिर से पिस्टन बनाए। इस बार ये पिस्टन सारी कंपनीज के क्वालिटी कंट्रोल पास कर चुके थे। इसको धड़ाधड़ ऑर्डर मिलना शुरू हो गए और एक बार फिर से होंडा को अपने ख्वाब पूरे होते हुए दिखाई दिए। ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए इसने कंपनी में 2000 वर्कर्स को हायर किया। होंडा की यह खुशी सिर्फ चंद ही महीनों की मेहमान थी क्योंकि 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया और मिनिस्ट्री ने कई जापानीज कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें एक कंपनी सुचाइरो होंडा की भी थी। होंडा को डाउनग्रेड करके इसको कंपनी का सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया और चीजें तब मजीद खराब हुई जब कंपनी के वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस में लगा दिया। अगले 3 साल इंतहाई मुश्किल हालात में गुजरे, लेकिन 1944 में एक वाकया हुआ जिसने होंडा की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। एयर रेड के दौरान एक मिसाइल होंडा की फैक्ट्री पर आ लगा। पूरे मुल्क के हालात बदतर से बदतर हो रहे थे। जापान जंग हारता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक्स हुए जिसने जापान की कमर तोड़ डाली। इस वाकये के बाद जापान ने अमेरिकन के सामने सरेंडर कर दिया। अब जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन होंडा अपना सब कुछ खो बैठा था। इसने अपने बच्चे कुछ ऐसे टोयोटा को 4,50,000 यंग में बेचे और एक बार फिर से जॉबलेस हो गया। दोस्तों, यह हालत सिर्फ होंडा की ही नहीं थी, बल्कि पूरा जापान बहुत बुरे क्राइसिस से गुजर रहा था। जापान की इकोनॉमी मेल्ट हो रही थी। खाने पीने की शदीद किल्लत और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना इंतहाई मुश्किल था क्योंकि जापान में अब पेट्रोल भी नायाब हो चुका था। इसी दौरान होंडा को जापानीज इंपीरियल आर्मी का एक छोटा इंजन मिला जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करता था। अपनी आदत से मजबूर इसे एक आइडिया आया। इसने सोचा कि क्यों ना इस इंजन को एक साइकिल में लगाकर अपनी ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए। इससे ट्रांसपोर्ट आसान भी हो जाएगी और सस्ती भी पड़ेगी क्योंकि इस दौर में लोग पहले ही महंगाई से बहुत परेशान थे। इन्होंने जब ये इंजन एक साइकिल पर लगा देखा तो सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। होंडा के पास सिर्फ चंद ही यूज्ड इंजन थे, लेकिन लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा थी। अब होंडा ने खुद का एक नया इंजन डिजाइन कर लिया। यह हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी मशीन पर होंडा का लोगो दिखाई दिया। होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मास लेवल पर ये साइकिल्स बना सके, लिहाजा इसने 18,000 दुकानदारों के नाम एक ओपन लेटर लिखा। लोगों को होंडा पे इतना भरोसा था कि 3,000 दुकानदारों ने इसको फौरन पॉजिटिव रिप्लाई दिया और पैसे भी एडवांस में दे दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट की रिक्वायरमेंट के एन मुताबिक थी। यह सुपर कप के नाम से लॉन्च की गई, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। यह मॉडल इतना कामयाब हुआ कि 1958 में इसने अमेरिका की अपनी ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन की सेल्स को भी पीछे छोड़ दिया। क्योंकि होंडा को रेसिंग का बहुत शौक था, इसलिए इसने अपनी स्पोर्ट बाइक बनाने का फैसला किया। वो मुख्तलिफ बाइक रेसेस में जाता और जीतने वाले बाइक्स के खास फीचर नोट डाउन करता। इस दौर में ऐसे कंपटीशन रेस से बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए मार्केटिंग का टूल हुआ करते थे। चंद सालों में होंडा की पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की गई, जिसने 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की। इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 1960 में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक ये 1 करोड़ यूनिट सेल कर चुकी थी। अपनी जिंदगी के 62 ईयर्स गुजारने के बाद आखिरकार सुचाइरो होंडा को कामयाबी तो मिल चुकी थी, लेकिन जो ख्वाब वो बचपन से ही लिए बैठा था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाना चाहता था। कई लोगों ने इसको ऐसा करने से मना किया, लेकिन इन्होंने किसी एक की भी ना सुनी। उस वक्त जापान में ऑलरेडी टोयोटा और निसान जैसी कंपनीज अपना बिजनेस जमाए बैठी थी। वहीं मार्केट में एक नई जगह बनाना काफी मुश्किल था। होंडा ने अपनी पहली पिकअप ट्रक 360 लॉन्च की, जो कि फेल हो गई। इसके बाद स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च की, जिसके सिर्फ 1300 यूनिट ही बिक पाए। कई सालों की मेहनत और कई दर्जन डिजाइन रिजेक्ट होने के बाद फाइनली 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की गई। ये वो गाड़ी है जिसके नए मॉडल आज तक पूरी दुनिया में फेमस हैं। 1980s में होंडा मोटर जापान की तीसरी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और सिर्फ 10 सालों में यह दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बन गई।
आज होंडा का नाम हमें कार्स, मोटरसाइकिल्स, बूट इंजन, प्लेन इंजन और दर्जनों पावर टूल्स पर देखने को मिलता है। सोचाइरो होंडा ने होंडा सिविक लॉन्च होने के अगले ही साल 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली और 5 अगस्त 1991 को इनकी जिंदगी का ये सफर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया।